अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन कि वो अल्केन जिसके पास एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन प्रेजेंट हो, ऐसे अल्केन गैसियस स्टेट में होते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और जहाँ पर 5 कार्बन टू 17 कार्बन हो तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, और जहाँ मोर देन 17 हो तो वो वैक्सी सॉलिड में अवेलेबल होगा। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो याद रखें। वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जाएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अगर आप बात करें मीथेन और इथेन की, तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इथेन का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट याद रखें कि ब्रांच्ड चेन आइसोमर, आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रांच्ड चेन आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। यहाँ पर एग्जांपल को देखकर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पर भी 4 कार्बन है, ब्रांच्ड है। तो ऐसी कंडीशन में इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर विद ब्रांच्ड। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। जो रेगुलर ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का वो यहाँ पर नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट में याद रखें कि इवन नंबर ऑफ कार्बन अगर रहा तो उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। स्लाइटली 1 कार्बन का अगर चेंज होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन है इथेन, यहाँ 3 कार्बन है प्रोपेन। ये 3 कार्बन वाला ऑड है और 2 कार्बन वाला इवन नंबर है। 1 कार्बन का ही चेंज है, उसके बावजूद ये जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये इवन नंबर वाला, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो याद रखें इसमें कंसेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक। अल्केन होते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट। क्या होते हैं बच्चों? नॉन पोलार। नॉन पोलार मतलब यहाँ पर देखिए क्यों है, क्योंकि दोनों में क्या है? कार्बन है, दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इस वजह से इनके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, जीरो है यहाँ पर वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे कंडीशन में ये नॉन पोलार है, तो ये पोलार सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। और कंसेप्ट याद रखें लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलार मॉलिक्यूल पोलार सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलार मॉलिक्यूल नॉन पोलार सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए कंसेप्ट याद रखें, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे डिक्रीज होते चली जाएगी। उसके बाद डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर ये लाइटर देन वाटर, पानी से ये हल्के होते हैं, ठीक है। मतलब वाटर के साथ अगर हम क्या करें, किसी अल्केन को मिला दें तो अल्केन आपको अपर लेयर पे नजर आएगा और नीचे क्या हो जाएगा? वाटर होगा। उसके बाद इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे इनकी डेंसिटी भी क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। अब हम कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये शो करते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो होता है चैन इनिशिएशन, उसके बाद चैन प्रोपेगेशन, और उसके बाद है चैन टर्मिनेशन। अब ये इनिशिएशन क्या होगा, प्रोपेगेशन क्या होगा, टर्मिनेशन क्या होगा? एक एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक अल्केन दिया गया है, अल्केन का रिएक्शन किया गया है हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और टेम्परेचर यहाँ प्रोवाइड किया गया कितना? 250 टू 400 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन में। और ऐसी कंडीशन में ये जो अल्केन था, इस अल्केन से हमने क्या बना दिया? अल्काइल हैलाइड बनाए हैं, और यहाँ पर HX यहाँ से एसिड रिलीज हो गया है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो रिएक्टिविटी को याद रखना है जिससे रिएक्शन करना आसान हो जाता है। X2 में क्या आएगा बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो याद रखें फ्लोरीन की रिएक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा और रिएक्शन का जो मेथड होगा वो अलग अलग होगा। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, जबकि आयोडीन जो है तो उसकी रिएक्टिविटी लो हो, इसकी वजह से वो रिवर्स भी हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे फॉलो किया जाएगा, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो याद रखें चैन इनिशिएशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल को रेडी कर रहे हैं एक रिएक्शन के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर ये रिएक्शन करना चाहते हैं आप, जहाँ पर अल्केन को X2 के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो हम X2 का रेडिकल बनाएंगे। तो X2 का रेडिकल बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे XX, ये ओपन करेंगे और हाफ हेडेड एरो का इस्तेमाल करेंगे। दोनों के पास इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और 250 टू 400 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में। तो यहाँ पर X रेडिकल मिलेगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा।
सेकेंड स्टेप होता है चैन प्रोपेगेशन। ये जो हमको रेडिकल मिला है, इस रेडिकल का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, हम अल्केन के साथ ट्रीट करेंगे। ये जो ऊपर जब का जो सबस्ट्रेट था ना, उसको हम यहाँ पर रेडिकल के साथ ट्रीट करेंगे। तो रेडिकल ये क्या है बच्चों, एक्स रेडिकल था, और ये आर एच क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये भी रेडिकल फॉर्म करेगा। रेडिकल फॉर्म करेगा तो आर रेडिकल बन जाएगा, एच रेडिकल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स रेडिकल था वो एच के साथ बॉन्ड बनाकर एच एक्स बन जाएगा और हमें आर रेडिकल मिलेगा। सेकेंड स्टेप इसकी प्रोपेगेशन की, वो ये जो आर रेडिकल मिला, इस आर रेडिकल को हम x2 के साथ अगेन हम ट्रीट करेंगे। ऐसे करने पर क्या होगा, ये भी नॉन पोलर है, एक्स एक्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस वजह से एक्स रेडिकल और एक्स रेडिकल मिलेगा। तो ये जो एक्स रेडिकल है ये आर रेडिकल के साथ क्या बना देगा, आर एक्स, ये बना देगा अल्काइल हैलाइड। क्या बनाएगा बच्चों, अल्काइल हैलाइड बनाएगा, और यहाँ पर एक्स रेडिकल बाहर निकल जाएगा। अब मॉलिक्यूल तो हमें मिल गया, अब रिएक्शन को स्टॉप करना है, तो उसे कहा जाता है चेन टर्मिनेशन। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स रेडिकल को जो स्टार्ट में एक्स रेडिकल मिला था उसके साथ कंबाइन कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा x2। उसके बाद अगर आपको कहीं पर आर रेडिकल मिला है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के आर रेडिकल के साथ मिलाकर आप क्या बना देंगे, अल्केन बना लेंगे। अगर आपको लास्ट में आर मिला है, तो आप किसी एक्स के साथ बॉन्ड बनाकर आप आर एक्स भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर आप अलग अलग बना सकते हैं। रेडिकल को रेडिकल के साथ मिला लो और उस रिएक्शन को वहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं। अब इसमें याद रखें, ये जो पहली स्टेप थी चेन इनिशिएशन, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखें। और दूसरा यहाँ पर है चेन टर्मिनेशन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, अब ये जो फ्लोरीन था, फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर ही इसको रिएक्शन करते हैं, इस पर टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमने देखिए मेंशन किया है कि x2 के साथ क्या चाहिए, तो आपको टेम्परेचर चाहिए। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते हैं, रूम टेम्परेचर भी पर ही उसकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अलग से इसको रिएक्शन टेम्परेचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आयोडीन जो होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है। क्यों, आयोडीनेशन, उसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत लो है। इट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो रिवर्स ना हो। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम HiO3, HNO3 और HGO का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, डायरेक्ट अगर हम आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं अल्केन के साथ, कोई अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल ना हो, तो यहाँ पर हम 2 अपोजिट एरो का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्सिबल कंडीशन बताते हैं। अल्काइल आयोडाइड तो बन जाएगा, HI भी बनेगा, बट ये रिवर्स हो जाएगा। इसको स्टॉप करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा, तो ये जो HI था इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट रिवर्स होने ना देगा। तो पहले हम बात करते हैं HiO3 के साथ किस तरह से बैलेंस रिएक्शन की जाती है। तो HiO3 का के साथ आप क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है 5 टाइम यूज़ करेंगे, 5HI का इस्तेमाल किया जाएगा HiO3 के साथ। अब देखो काउंट करो तो यहाँ पर कितने H मिल रहे हैं, 5, यहाँ कितने H है, 1, तो टोटल कितने हो गए, 6, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3। तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H2O H2O H2O, 3 H2O मिलने जा रहे हैं, तो ये 3 H2O मॉलिक्यूल मिलेगा। अब रिमेनिंग क्या पार्ट बच गया, 5 आयोडीन, यहाँ का एक आयोडीन 6, तो 2 आयोडीन मिलकर एक आयोडीन मॉलिक्यूल मिलता है, तो आपको 3 आयोडीन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप HiO3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उनके लिए बैलेंस इक्वेशन का ये तरीका होगा। दूसरा मेथड जहाँ पर हम HGO का इस्तेमाल करें, तो ऐसे में हम 2 HI का ही इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर HI ये रिएक्शन कम उसमें हो जाएगी। तो जिसमें से एक O जो है Hg के साथ, ये O 2H के साथ बॉन्ड बनाकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। Hg मेटल है, मर्क्यूरी, ये सेपरेट हो जाएगा और I मिलकर I2 बन जाएगा। ठीक है, ये एक बैलेंस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तीसरी कंडीशन यहाँ पर है HNO3 का इस्तेमाल करें, तो 2HNO3 का इस्तेमाल करेंगे हम 2HI के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 4। अभी NO3 में से हम क्या करेंगे, इधर से दो मरतबा NO3 है, दोनों का एक एक O निकालेंगे और H के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब NO3 का हमने एक O निकाला तो क्या बन गया, NO2, तो 2 मरतबा NO2 यहाँ पर आपको सेपरेट हो जाएगा। तो ये भी एक बैलेंस इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो याद रखना है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल इन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी जो एच रेडिकल बनने जा रहा है, याद रखें कि हाइड्रोजन अगर उस कार्बन से अटैच है जो टर्शरी कार्बन हो, तो ऐसा जो हाइड्रोजन रेडिकल मिलने जाएगा वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये टर्शरी रेडिकल, उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी, इस ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। अच्छा, भाई अगर अल्केन आपको दिया जाए, मीथेन दिया जाए, तो किस तरह से उसकी रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो अगर CH4 का क्लोरीन के साथ अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो पहली स्टेप में वो CH3Cl बना सकता है। मतलब ये है कि CH4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप C, ये H, ऊपर भी H, यहाँ पर H और नीचे H। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस H को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर ऐसा ऐसा, ठीक है। मीथेन का मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, H रेडिकल बन जाएगा, और Cl2 का क्या बन जाएगा बच्चों, Cl2 का बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर भी क्या करना है, आपने रेडिकल बनाना है, एक इधर एक इधर। तो वो H जो गया वो Cl के साथ चला जाएगा, और दूसरा Cl कहाँ जाएगा, कार्बन के साथ जाएगा। तो ये एक रेडिकल रेडिकल मिलकर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3Cl। अब यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन अभी अभी भी अवेलेबल है, तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए आप और 3 स्टेप में इस रिएक्शन को लेकर जा सकते हैं। अगेन आप Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, अगला जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक करके अगला मॉलिक्यूल बनाएंगे CH2Cl। फिर अगेन आप H को रेडिकल फॉर्म बना सकते हैं, CHCl3 बना सकते हैं। अगेन लास्ट जो कंडीशन है मीथेन की, वो CCl4 पर जाकर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि CH3 CH2 CH3। अब इसमें याद रखना है कि जब इसका आप हैलोजनेशन करने जा रहे हो तो इसमें आप टाइप ऑफ कार्बन देखें, टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखें। ये जो कार्बन है ये क्या है बच्चों, प्राइमरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी। और ये कौन सा है, प्राइमरी। तो टोटल कितने टाइप के कार्बन है यहाँ पर, 2 टाइप के, एक प्राइमरी कार्बन है और एक सेकेंडरी कार्बन है। तो मतलब यहाँ पर आपने टाइप ऑफ कार्बन देखकर यहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं इजीली कितने प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। तो अल्केन का हैलोजनेशन करना हो तो पहले आप चेक करें कितने टाइप के वहां पर कार्बन प्रेजेंट है। जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। मतलब कि यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। और अगर यहाँ से और यहाँ से हो जाए तो दोनों भी सेम है। तो मतलब यहाँ से बॉन्ड बनाओ या यहाँ पर बॉन्ड बनाओ, एक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ बॉन्ड बनाओ तो यहाँ अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप इस पहले कार्बन से हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को लगाते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें से एक प्रोडक्ट को आप मेजर कहेंगे और एक को माइनर। अब मेजर किसे कहेंगे, आपने ये ऑर्डर को फॉलो करना है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेकेंडरी था और यहाँ पर ये क्या था, प्राइमरी था। प्राइमरी कैसे बोले आपने कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन हो गया। और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन होगा। तो इस तरह से आपने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल मेजर है और कौन सा माइनर है। ओके, अच्छा। इसमें अब हम बात करते हैं कि ये जो अल्काइल हाइड हैं इनकी रिएक्शन की जा रही हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा या रिडक्शन रिएक्शन होगा, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ हम रिडक्शन को भी समझ लेते हैं कि कार्बन के साथ कोई एक ऐसा एटम है जो क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। अगर ये X क्या हो, X इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम हो, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के। X इज नॉर्मली हम X हैलोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर X बता रहा हूँ, कोई भी एक XYZ एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, किससे, कार्बन से। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इस X की जगह पर एक ऐसा एलिमेंट लेकर आ जाएं जो X से ज़्यादा पावरफुल हो, X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो ऐसे मेथड को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बच्चों मैं ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कार्बन रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ, जहाँ पर अगर आप एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है और आप उसकी जगह पर दूसरा ऐसा एलिमेंट लेकर आ रहे हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ऐसे मेथड को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है।
लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि वो एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा था, आप उस एलिमेंट को निकाल कर वो एलिमेंट लगा रहे हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये एक की कंसेप्ट है, इसको याद रखें। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे रिएक्शन को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है। तो कंबशन रिएक्शन के अंदर ऑल अल्केन्स बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, कंबशन रिएक्शन कहेंगे। अल्केन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिसके रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कंबशन रिएक्शन होगा। और ये जो कंबशन रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ से हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब इसमें एक पहली कंडीशन हम बताते हैं। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये कंडीशन बताई गई है। इनटू द ब्रैकेट 3n+1/2 O2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे, कंबशन रिएक्शन हो रही है, हीट प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल मिलने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो n नंबर होगा और वाटर से पहले आप लगाएंगे n+1। ये एक फॉर्मूला, एक जनरल रिएक्शन इस्तेमाल करना है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन के कंबशन रिएक्शन को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एग्जांपल हम बात करते हैं एक कार्बन की। अगर एक कार्बन का मॉलिक्यूल दिया गया है मीथेन, तो बताओ उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का 3 तो एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर, n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, मतलब एक कार्बन का मॉलिक्यूल था इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिखे, फॉर्मूले का 1 और नीचे 2। सॉल्व करने पर हमें क्या मिला है, इसको यहाँ पर मिला है 2, मतलब ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 2। तो एक मीथेन का 2O2 के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, तब हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। CO2 कितने मिलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है n मतलब सिर्फ जितने कार्बन उतने ही CO2 मिलने जा रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, जितने अल्केन मॉलिक्यूल रहेंगे उतने ही क्या मिलेंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेंगे। मतलब ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली कार्बन पर। और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल में क्या करना है, जितने कार्बन है उसमें अपने 1 ऐड कर देना है। तो n+1 फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए तो n कितना था 1, उसमें 1 करें तो यहाँ पर मिल रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप बता सकते हैं एक मीथेन का 2O2 के साथ ट्रीटमेंट किया जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, जब ये कंबशन रिएक्शन की जा रही है तो इसमें इनकम्प्लीट कंबशन भी होता है, जिसे पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। अब ये पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों होगा, इनकम्प्लीट कंबशन क्यों कहा जाएगा, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इस वजह से इसको पार्शियल कंबशन कह सकते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन कह सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हमने कि 2 मीथेन मॉलिक्यूल लिया हमने, 2 मीथेन का O2 के साथ ट्रीटमेंट किया, ठीक है। अब ये O2 भी कितने लिए हमने, 3 लिए। तो एक मीथेन का 3O2 मॉलिक्यूल के साथ ट्रीटमेंट किया गया तो इसमें से हमें क्या मिला, CO मिला। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या मिला, वाटर मॉलिक्यूल। अब इनकम्प्लीट कंबशन के लिए आपने क्या याद रखना है, इसमें 2 चीज़ें याद रखना है। एक तो ये है कि यहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है, और दूसरा ये कि यहाँ पर आपको कार्बन भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है, और साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो कंप्लीट कंबशन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन हो तो वहाँ पर आपको कार्बन मिलेगा, और क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये जो हाइड्रोकार्बन है इनका कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी होता है। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक आप क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ड्यू टू कंट्रोल ऑक्सीडेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, के एक ही मॉलिक्यूल था और उसमें आपने क्या किया, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया, तो प्रोडक्ट भी यहाँ पर अलग अलग मिले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्केन का ऑक्सीडेशन किया जाए तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, अल्कोहल मिल सकता है, मतलब वो अल्कोहल तक रिएक्शन जाएगी। अल्केन से अल्कोहल तक आप जा सकते हैं ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू। दूसरा प्रोसेस है कि प्राइमरी अल्कोहल। अब अल्कोहल भी यहाँ पर अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात की जाए तो 3 तरह के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो मिलेगा आपको अल्डिहाइड, और फिर अल्डिहाइड का अगेन ऑक्सीडेशन किया जाता है, क्या मिलेगा आपको, एसिड मिलेगा। फिर एसिड में अगर आपको फॉर्मिक एसिड मिल रहा है तो फॉर्मिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल सकता है। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड ना हो
अदर एसिड हो तो ऐसी कंडीशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट रहता है तो उसकी रिएक्शन वहाँ पर नहीं होती है। मतलब यहाँ पर अदर एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ने जा रही है। थर्ड कंडीशन देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल दिया जाए तो यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन करने पर आपको कीटोन मिलेगा, बट कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन होने जा रहा नहीं। अभी हम बात करेंगे आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर तो फॉर्मूला सेम होगा बट इनके अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं कि अगर आपको एन हेक्सेन दिया जाए, एन हेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और यहाँ पर ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो आइसोमराइजेशन इस प्रोसेस के अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। डिफरेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। तो एन का मतलब ये होता है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वहाँ कोई ब्रांच ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम नेम से पहले एन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एन इसीलिए लगाया गया है, एन हेक्सेन। तो ये जो 6 कार्बन है, इस 6 कार्बन में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं जो कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3 रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये विदाउट वाटर, ठीक है, जो ड्राई फॉर्म में होता है एनहाइड्रस AlCl3 और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और थोड़ा हीट करेंगे इसको। हीट करने के बाद यहाँ पर आपको 6 कार्बन का ही मॉलिक्यूल मिलेगा, इसमें कोई भी एटम कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, बट ये रीअरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के आइसोमर मिलने जा रहे हैं। तो बच्चों अगर इनका फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पर क्या बनने जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 5 7 9 और ये 11 13 और ये 14, तो H14, C6H14 एन हेक्सेन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था। यहाँ पर ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है, आइसोमर मिला है, इनका फार्मूला भी सेम है, बट यहाँ पर आप देखिए गौर करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर मिल रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की, 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है कितने की, 1 2 3 4 5। बट यहाँ पर आप नंबरिंग कर ले तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5। सेकेंड पर यहाँ पर आपको ग्रुप मिल रहा है, जबकि इसमें बात करें 1 2 3 4 5, यहाँ सेकेंड पर आपको मिथाइल मिल रहा है, यहाँ थर्ड पर आपको मिथाइल मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर और भी इसके अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। हमने क्या करना है कि 1 बाय 1 मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें खास बात यह है कि कोई एटम ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, सिर्फ रीअरेंज करके हम देखेंगे कि कितने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं। तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब आपको दिया जाए कोई अल्केन, अल्केन के साथ आपने लिखना है यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में थोड़ा हीट करेंगे, देन आपको जो आइसोमर बनने जा रहे हैं इस प्रोसेस को कहा जाएगा आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो इसके और भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, बट यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है हमने उसको लिख लिया है। और भी ब्रांच्ड वाले प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल है, बन सकते हैं। तो याद रखें नॉर्मली क्या होता है, जो आपका NCERT होता है इसी के अंदर भी जो मेजर प्रोडक्ट है उसी को डिस्कस किया गया है, माइनर प्रोडक्ट नॉर्मली वहां पर नहीं लिखे गए हैं, किसी किसी रिएक्शन में लिखा भी गया है, कहीं पर नहीं भी है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन, जिसका नेम होता है रीफॉर्मिंग। मतलब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। हमने इससे अभी जो पहले डिस्कस किया है आइसोमराइजेशन, यहाँ पर भी अरेंज किया गया था। एरोमेटाइजेशन के अंदर, रिफॉर्मिंग के अंदर भी हम क्या करने जा रहे हैं, रीअरेंज करने जा रहे हैं। मतलब कि अल्केन जो होगा, अल्केन जिसमें 6 कार्बन हो या 6 से ज़्यादा कार्बन हो, ऐसे जो अल्केन है इसको हम रीअरेंज करेंगे, रिफॉर्म करेंगे और साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे। मतलब एरोमेटाइजेशन मतलब यहाँ बेंजीन बनाने जा रहे हैं। तो बेंजीन बनाने जाएंगे तो आप गौर कर लें यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 14 है। इसको ऐसा रीअरेंज करना है कि बेंजीन बन जाए। अब बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, यहाँ पर कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितने हैं, हर कार्बन पर देखिए यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, C6H6। तो आप देखिए यहाँ पर C6H14 था, उससे हमें क्या मिला, C6H6। कार्बन सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम हो गए, रिफॉर्म किया, एरोमेटिक कंपाउंड बनाया हमने।
अब इसके लिए याद ये रखना है कि यहाँ पर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन कौन से ऑक्साइड? क्रोमियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनियम ऑक्साइड है। और हाई टेम्परेचर पर जब इस अल्केन को हीट करते हैं, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूव होता है और हमें एक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग मिलता है। अभी 6 कार्बन अगर रहता है तो आपको बेंजीन मिलेगा। 6 से ज़्यादा अगर कार्बन हो तो 7 कार्बन के साथ आपको क्या मिल सकता है? बेंजीन। बेंजीन से ऊपर अटैच हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, मतलब वो टोलिन बन सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि अल्केन दिया जाए जिसमें 6 कार्बन हो या 6 से ज़्यादा हो, तो ऐसे अल्केन को हम क्या कर रहे हैं? रिंग बना रहे हैं, और रिंग में हम एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ कौन से ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे? क्रोमियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, और हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एरोमेटाइजेशन कहा जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हर कार्बन से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला हम एक टॉपिक बात करते हैं कि अगर हम अल्केन को रिएक्ट करें, किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्शन करें। ठीक है, स्टीम मतलब फॉर्मूला क्या है? H2 है। तो मीथेन को अगर हम वाटर के साथ, स्टीम के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलने जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। जब इस रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन मिल रहा है तो ये मेथड नॉर्मली यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल वे में, जहाँ पर हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए इस अल्केन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो सिंपली कंसेप्ट याद रखें, मीथेन को अगर हम स्टीम पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर, तो हमें मिलने जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज हो रही है तो हम क्या करते हैं? इसको अप एरो से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है अगला पॉइंट, वो है पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। पायरोलिसिस या क्रैकिंग का मतलब होता है कि जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है अल्केन का, उसको आप ब्रेक करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, और उसको ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पायरोलिसिस क्रैकिंग ये जो मेथड है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यहाँ फ्री रेडिकल होगा, इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। और नॉर्मली ये जो मेथड है पायरोलिसिस क्रैकिंग, ये यूज़ किया जाएगा फ्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या होता है बच्चों? प्रोपेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। इस प्रोपेन को हम हाई टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर। खास बात है, ब्रेक करना है हमें, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करना है। अगर एयर के प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो हमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में रिएक्शन करना है। देन सिर्फ यही मॉलिक्यूल को हम हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेंगे हमें। तो पहला हमें एक मॉलिक्यूल क्या मिल सकता है? ये 3 कार्बन था, अगर हमने कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो हमें एक मॉलिक्यूल इथेन मिल सकता है। और अगर हमने क्या किया? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किए नियरेस्ट कार्बन से, तो वहाँ से हाइड्रोजन तो रिलीज हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, मतलब प्रोपेन से प्रोपीन बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो, साइमल्टेनियसली कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको इथीन मिलेगा, और क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो बच्चों ये हुआ है हमारा एंड अल्केन, हाइड्रोकार्बन का पहला टॉपिक अल्केन। अब आपने करना ये है कि उसके मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, और कुछ डाउट रहा तो फिर आप पूछ सकते हैं।